नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज। आपको क्लास यहाँ पर मिले। पहला क्वेश्चन आपको देते हैं यहाँ पर कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। गाइज यहाँ पर कंसंट्रेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हाँ जी, तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। आपको हर क्वेश्चंस के लिए 10 सेकंड मिलेंगे। 10 सेकंड मिलेंगे, 10 सेकंड का मतलब है 10 सेकंड गाइस, ठीक है। अब देखिएगा, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन, डेक्राली, यहां डेक्राली कर लीजिएगा, ठीक है। मॉन्टेसरी पद्धति को मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था और ये एक पद्धति है बच्चों के लिए। हमसे पूछा है नहीं है, मतलब ये वाली तो हो नहीं सकती क्योंकि है ये, ठीक है। और मॉन्टेसरी मारिया, अगर हम जाने कि मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की जो है थी, तो आप इटली की बात करते हो। किंडरगार्टन की जो बात करी थी वो फ्रोवेल महोदय ने दिया था, और फ्रोवेल की बात आती है तो ये थे हमारे जर्मनी के, ठीक है। और इसके साथ ही साथ डेक्राली, डेक्राली विद के थे, लेकिन ये वाला राइट आंसर चला जाएगा। ये तीनों आपकी भाषा शिक्षण की पद्धति हैं, जबकि चौथी आपकी नहीं है, जो चला जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये चीजें समझिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। कह रहा है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जाए, यह मानना किसका है गाइज? बहुत बढ़िया गाइज, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। मैं आपके सारे कमेंट्स देखूंगा। जी हाँ, अब देखिएगा, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। देखो, बच्चा जहां भी रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है, वो उसी भाषा में तो बात करेगा। उसी भाषा में अगर उसको सिखाओगे तो बेहतरीन तरीके से सीखेगा। या बच्चा हिंदी जानने वाले समाज में रह रहा है, उसको संस्कृत सिखाया जाए या उसको एक इंग्लिश लैंग्वेज वाले स्कूल में डाल दिया जाए, तो बच्चे के ऊपर से निकलेगा। सिंपल सी बात है। तो मातृभाषा में बच्चे को दी जानी चाहिए, कथन था हमारा महात्मा गांधी का, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि की बात करते हैं तो गाइस किलपैट्रिक का नाम आता है। फ्रोवेल की बात आती है तो किंडरगार्टन की बात आती है। मॉन्टेसरी पद्धति, मॉन्टेसरी की बात आती है। सारे क्वेश्चंस को प्रोवाइड करेंगे। एक और कथन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर आपकी हस्तलिपि यानी लिखने की क्षमता अगर कम है तो समझिएगा आपका दिमाग भी कम है। यह भी महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा, हस्तलिपि को भी महात्मा गांधी ने अच्छी तरीके से उद्धृत करा था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे इस व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, बताएं। अब गाइस यहां पर अगर हम बात करें, क्या सर, यहां पर गाइस हम बात करें, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। जब भी हम व्याकरण की बात करते हैं, व्याकरण क्या होता है? व्याकरण होता है कि यह वो पद्धति है जो रटने पर आधारित होती है। रटने पर आधारित होती है, इसमें यानी सूत्र का प्रयोग होगा, इसमें एग्जाम्पल का प्रयोग होगा, इसमें रूल टू एग्जाम्पल भी जाएंगे, एग्जाम्पल टू रूल भी जाएंगे। व्याकरण का मतलब होता है एक एक रूल को फॉलो करना, एक एक रूल को दिमाग में सेट करना। निगमन प्रणाली भी काम करेगी, आगमन प्रणाली भी काम करेगी, अव्याकृति यानी जो है कृतियों वाली, आकृति वाली प्रणाली भी काम करेगी, ठीक है। कैसे चीजें होती हैं, कैसे नहीं होती हैं। लेकिन ये कक्षा अभिनय प्रणाली है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ट्रेंड होता है। कक्षा अभिनय प्रणाली व्याकरण शिक्षण का कोई भी यहां पर प्रमाण नहीं लाती है। व्याकरण शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली का कोई भी स्थान नहीं है। अच्छी तरीके से याद कर लेना, 3 बार क्वेश्चन रिपीटेड है, 3 बार क्वेश्चन रिपीटेड है गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। ध्यान दीजिए ना, दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस। आपका समय समाप्त हो गया है। चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। अब क्यों आता है? देखिए, आंसर आपका चला जाएगा फर्स्ट के साथ, चला जाएगा क्या? बिल्कुल आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? तो गलत हो रहा है चलेगा, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन नहीं, सब गलत होंगे। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, देखो हिंदी गद्य शिक्षण, अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो और सब कुछ मैटर जो छुपा होता है वो उसकी प्रस्तावना में ही होता है, तो याद रखना है प्रस्तावना पढ़ने के बाद, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात ही आप पाठ योजना में जो गद्य शिक्षण है उसका उद्देश्य पूरा कर पाएंगे। क्या? प्रस्तावना इंपॉर्टेंट है, आदर्श वाचन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर प्रस्तावना ही नहीं होगी तो आप वाचन किसका करोगे? चाहे मौन वाचन किसका करोगे? चाहे पूर्व ज्ञान की बात करें तो आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आप छोटे बन जाओ इस क्वेश्चन के लिए। मतलब आप अपने जो है बचपन में चले जाओ और बचपन में जाके इस क्वेश्चन को करो, देखना मजा आने वाला है।
गाइस यहां पर अगर हम बात करें, देखिएगा साहब, यहां पर बात करें कि शब्द का अर्थ अगर आपको स्पष्ट करना है, वाकई में शब्द का स्पष्ट करना है कि कमल है शब्द, और कमल मुझे नहीं पता है बचपन में कि कमल क्या होता है, मैंने नहीं देखा है, मैंने गुलाब नहीं देखा है, तो मुझे यह बताओ कि हम क्या उसको वाक्य प्रयोग से नहीं समझ सकते हैं? बिल्कुल शिल्पा, रागिनी, बहुत बढ़िया। सीमा, यहां पर सीमा ने आंसर दिया है गलत, तो 5 का सी दिया है। भ्रमण करके थोड़ी ना बच्चों को सिखाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना? तो याद रखिए वाक्य प्रयोग। अब देखो तालाब में बेहतरीन मात्रा में यानी बेहतरीन दृश्य में कमल हैं, ठीक है ना? आप कह सकते हो कि कोई भी चीज, अगर हम आकाश की बात करें, वो आकाश को वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश को समझ गए, आकाश तो जमीन तो होगा नहीं, पक्षी कहां उड़ेंगे? ऊपर उड़ेंगे। तो किसी भी शब्द का अर्थ अगर स्पष्ट करना है तो उसका वाक्य प्रयोग करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ये समझिएगा, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। वाचन के समय पुस्तक की आंखों की दूरी क्या होनी चाहिए? भाई डिस्टेंस आपको बताना है। कैसा है गाइस? यहां पर डिस्टेंस आपको बताना है। हाँ जी, कि अगर वाचन कर रहे हैं, वाचन का मतलब होता है आपके सामने किताब रखी है ना। अब आदर्श वाचन कर रहे हैं या मौन वाचन कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन आप पढ़ रहे हैं। अब मुझे यह बताओ कि वो बुक जो है वो आपकी आंखों से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? हिंदी शिक्षण का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में आता है। अच्छा, कमल बनाकर बता सकते हैं, तो कमल बनाकर बताएंगे। तो ये बताओ, हमें कोई चीज़ बताना है कि पक्षी कहाँ पे उड़ रहा है, कमल कहाँ पर होता है। भाई सिंपल सी बात है, बनाकर चीज़ें और एक वाक्य प्रयोग करके चीज़ें बेहतर होती हैं। आपकी पेडागोजी क्या चाहती है? आपकी पेडागोजी चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट आंसर चाहती है। मैंने आपसे बोला आपको 2 से 3 आंसर आपको सही लगेंगे। वाचन करते समय पुस्तक की आंखों की दूरी होनी चाहिए 12 इंच होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको व्याख्या करने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन केवल याद करने वाला है। 12 इंच ही होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया। इस क्वेश्चन को मैं कोई भी यहां पर चीजें नहीं कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस। हाँ, आपका स्कोर मुझे बताना है कितना है, ठीक है? स्कोर बताना है। लगभग मैं 19 से 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आया है 7वां और आपके स्क्रीन पर है। अब देखो, ओवरहैंड प्रोजेक्ट होता है, एक साइड प्रोजेक्ट होता है, स्लाइड प्रोजेक्ट। अब इन दोनों में फर्क समझना। स्लाइड प्रोजेक्ट प्रक्षेपक भी होता है। स्लाइड प्रक्षेपक में साइड से फोटो जाती है, स्लाइड लगती हैं, लाइट कम कम होती है, ठीक है ना? और लार्ज नहीं होती इमेजेस जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। अब बच्चे में ट्रांसपेरेंसी, अगर बच्चे को किसी भी दृश्य उपकरण के द्वारा, स्क्रीन के द्वारा पढ़ाना है, तो वो राइट आंसर चल जाएगा ओवरहैंड प्रक्षेपण। अब ये क्या है? एन ओवरहैंड प्रोजेक्टर यानी OHP, लाइक अ फिल्म और साइड प्रोजेक्टर। कह सकते हैं कि एनलार्ज्ड इमेज ऑन स्क्रीन, बड़ी इमेज को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। याद रखिएगा, इन द ओवरहेड प्रोजेक्टर द सोर्स ऑफ द इमेज इज अ पेज साइज्ड सीट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म। ये प्लास्टिक फिल्म पर रिलेट करता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एक लार्ज प्लेटफॉर्म आपको एक लार्ज स्क्रीन पर दिखाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए दृश्य उपकरण में सामग्री का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मिलते हैं 10 सेकेंड। शुभानी, श्वेश, श्रिंकी, जीतू भाई कह रहे हैं किस वर्ग में लेते हैं ये यार? उसमें लेते हैं कक्षा में अगर पढ़ाई में आपको किसी भी स्लाइड से आपको दिखाना है ना, स्क्रीन को दिखाना है, बच्चों को समझाना है किसी स्लाइड के जरिए, किसी स्क्रीन के जरिए, ठीक है ना? मतलब चित्र के जरिए, समझ रहे ना? टीवी समझ लो एक तरीके का। मौन पठन के विषय में धारणा है। अब मौन पठन का क्या होता है? मौन पठन होता है और एक होता है आदर्श पठन, ठीक है? या अपन बोल के पठन। और मौन मतलब होता है कि हम चुपचाप किताब को पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब यार एकाग्रचित होकर पढ़ने की अभ्यास होता है, यहां पर क्या होगा? क्या ये हो सकता है? या फिर मैं कह सकता हूं इसमें पढ़ने की गति धीमी हो जाती है। पढ़ने की गति धीमी, ध्वनि ओंठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो देखिएगा सिंपल सी बात है, मौन पठन के विषय में जो धारणा है वो ऑप्शन नंबर जो बच्चे ए मार रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास ही मौन पाठन है। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है कि आदर्श वाचन के तुरंत बाद, ये कुछ नहीं है। ओंठों से धीमी ध्वनि निकलती है, ध्वनि तो निकलती नहीं है यार, पठन की गति धीमी हो जाती। धीमी और जोर का मतलब ही नहीं है, एकाग्रचित होकर ही पढ़ना हमारा मौन पाठन है। क्लियर? बस इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया, उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलस, अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स। जब आप पावलोव के सिद्धांत में पढ़ते हो, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ते हो, तो क्या मतलब होता था? प्रभाव का नियम आप जानते हो, थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है, और ये हिंदी में प्रयोग हुआ है। अब यहां पर बात आ रही है गाइस क्वेश्चन को करने की, क्वेश्चन कैसे करें। सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे साथ में, ठीक है। सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे एक साथ में, हाँ जी। तो देखिएगा, प्रभाव के नियम में सुखद और दुखद, जब हमें लगे कि ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में नीचे तीसरा ऑप्शन एक और दो दोनों हो तो दोनों मारेंगे, क्योंकि यहां पर प्रभाव के नियम में उद्दीपक और अनुक्रिया, आप जानते थे कि स्टिमुलस की तरफ एक जानवर का मतलब होता है चाहे बिल्ली हो चाहे फिर आप कुत्ता का प्रयोग करा था पावलोव ने और बिल्ली का प्रयोग करा था थॉर्नडाइक ने, तो आप कहीं ना कहीं स्टिमुलस की बात करते थे, वो एक लक्ष्य था। अनुक्रिया की बात करते थे, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो क्रिया करता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर सुखद और दुखद दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थॉर्नडाइक को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा दिया था, और साथ ही साथ पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए थे, पहला मुख्य नियम, दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम में थे आपके प्रभाव, तत्परता और, जल्दी से बताएंगे, प्रभाव, तत्परता और कौन सा था? फटाफट बताएंगे। अभ्यास का नियम, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समय समाप्त हुआ है। अब भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। अब देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मेरे भाई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा दिमाग लगा देना। प्रजापति, संतोष, अंकुश, संगीता, जयदीप, सीमा, नीरज, सुप्रिया, तनु, दिनेश, बहुत बढ़िया। हर बहन हर भाई को जय हिंद। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण, अगर देखो आप एक शिक्षक बन के जाओगे किसी स्कूल में और एक शिक्षिका बन के आप कोई जाएंगी, ठीक है ना, तो यार सिंपल सी बात मुझे ये बताओ यार, जब आप सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण करोगे तो क्या बच्चे बोर्ड पर जाके प्रस्तुतिकरण करेंगे या आप करोगे? मुझे बस इतना बता देना, मुझे बस इतना बता देना। तो बच्चे जो आंसर दे रहे हैं, बहुत ब्रिलियंट बच्चे दे रहे हैं आंसर। कौन कौन है? कृपाल भलाबी दे रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, आपने सही दिया है आंसर। बाद बाकी सभी ए दे रहे हैं। यार छात्र से संबंधित कैसे हो जाएगा मेरे भाई? भाषा शिक्षण में ध्यान दीजिएगा, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। जब सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण कौन करेगा, छात्र करेगा या शिक्षक करेगा? मुझे बस इतना बता देना, और जवाब आपको ज्यादा नहीं लेना है, बस केवल इतना बता देना। सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण कौन करेगा, संबंध किससे होगा, छात्र से या शिक्षक से? समझ गए होंगे ना? आगे व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि आजकल की कक्षाएं बच्चों को बाल केंद्रित में रहकर दी जाती है, यानी शिक्षा का केंद्र जो है वो बच्चे पर है। लेकिन भाई सिद्धांत का कोई भी पालन करेगा, प्रस्तुतिकरण तो करेगा ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ पूजा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अखिलेश, सपना, उमा, सूफी अंसारी, बबीता, राजेंद्र, मोबाइल न्यूज़ टेक्निकल, जीतू, अतुल बेदी, बहुत बढ़िया, विवेक, अतुल, केदार सिंह। अब देखिएगा, अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए, तो यार शिक्षण की, आप देखो ऊपर वाला 10वां क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था। मैंने ऊपर बताया था आपको कि मैंने कहा था भाषा शिक्षण के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण कौन करेगा, पढ़ाने के लिए जब आएगा तो सिद्धांत को बताने के लिए शिक्षक हो जाएगा आंसर। लेकिन 11वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाषा शिक्षण के चुनाव में की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए। अब किस पर आधारित होनी चाहिए, यानी क्या शिक्षक पर आधारित होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी बच्चे पर आधारित होनी चाहिए। तो बच्चे के लिए तो आंसर चला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी बाल केंद्रित के आधार पर होनी चाहिए। बच्चे को केंद्र में रहकर हमें शिक्षा देनी है। अगर एक विधि से समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी विधि से समझ में आना चाहिए। बच्चा क्या चाह रहा है उसी के अनुसार हम पढ़ाएंगे, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12। आपका समय समाप्त हुआ है। अब भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना क्या है। अब देखिएगा, अब मुझे बस इतना बताना
कि कौन करेगा जाके। पहले तो हम नकारात्मक काट देते हैं, वैज्ञानिकता और दार्शनिकता ये कोई भी मायने नहीं रखते। अब दो क्वेश्चन बचे हैं, हमारे पास ऑप्शन दो बचे हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, कहता है कि वैज्ञानिकता पर होते हैं क्या सरल से कठिन की तरफ, या दार्शनिकता पर। अच्छा मुझे ये बताओ, शिक्षण कराएगा कौन? शिक्षण पद्धति होती है पढ़ाने की कला, और कौन कराएगा? शिक्षक कराएगा, ठीक है। अब सरल से कठिन की तरफ क्या होता है? सरल से कठिन की तरफ हमें तो बस इतना पता है कि शिक्षण सूत्र होते हैं ये, या तो कठिन की सरल, कठिन से सरल होगा, या सरल से कठिन होगा, या आपका सूक्ष्म से स्थूल होगा, या स्थूल से सूक्ष्म होगा। तो ये क्या होते हैं? ये सर सिद्धांत नहीं होते, ये शिक्षण सूत्र होते हैं। तो आंसर चला जाएगा बी के साथ। इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, एक ऐसा तबका दे रहा है आंसर जिसमें ए वाले शिक्षण सिद्धांत में जाता है, और एक ऐसा तबका दे रहा है, एक जो दे रहा है 12 का बी, ठीक है। तो शिक्षण सूत्र आज याद रख लेना। शिक्षण के सिद्धांत तो बहुत ही लो लेवल के अपर लेवल तक चले जाते हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, ठीक है। बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसमें हम अंदर चले जाते हैं, पाठों के अंदर चले जाते हैं, हर चीज का आपको थ्योरी मिल जाएगा, उसको हम शिक्षण सिद्धांत कहेंगे। लेकिन सूत्र की बात आती है कि हमें सरल से कठिन की तरफ जाना है या कठिन की से सरल की तरफ जाना है, तो वो दोस्तों होता है आपका सूत्र, होता है, दिमाग में रहना, नॉट प्रिंसिपल। गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, समय शुरू होता है अब। ये भी गलत करोगे, और मैं गलत करने के लिए तो क्वेश्चन लाता हूं जिसे आप आगे प्रश्न एग्जाम में ना गलत कर पाओ मेरे भाई, समझिएगा इस चीज को। बहुत सारे बच्चे क्लास छोड़ के चले जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है कि मेरा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ऋषिता गुप्ता कह रहे हैं सर बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो ऋषिता गुप्ता, मैं जानना चाहूंगा 13वें के क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आता है, मैं जानना चाहूंगा, फटाफट बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, पंकज, खुशबू, एवरीथिंग, कुंती, सोनम, जल्दी से आंसर आ जाए जो कह रहे हैं सरल, फटाफट। वंदना, एम टीम, सीमा, राकेश। अब मेरे आंसर लगाने के बाद आपका आंसर आएगा, फिर गलत बात हो जाएगी। चलो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं ही दे देता हूं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो चला जाएगा गाइस, किसका, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो चला जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, वो गाइस चला जाएगा आपका, किसका साथ चला जाएगा बताओ फटाफट, किसके साथ चला जाएगा? वो चला जाएगा आपका, बच्चे कह रहे हैं सर श्रवण के साथ। श्रवण के साथ जाएगा क्या? बिल्कुल चला जाएगा श्रवण के साथ। सुनेगा, श्रवण के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक किस भाषा का कौशल का विकास किया जाता है? शिक्षक के द्वारा। अगर हम बात करें, कोई भी शिक्षक पढ़ाने या शिक्षिका पढ़ाने जाती है तो फिर क्या होगा? सबसे पहला उसका कदम क्या होगा? सबसे पहला कौशल क्या होगा? सबसे पहले कौशल यह होगा कि वो सुनेगा। अगर वो सही तरीके से सुनता है, दिमाग में बैठा लेता है, तो ये बताओ कि वो लिख भी पाएगा, पढ़ भी पाएगा, और दिमाग में चीजों को सेट भी कर पाएगा। आंसर क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, ठीक है। फर्स्ट के साथ चला जाएगा कि नहीं? तो सिंपल सी बात है। श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोनी, विष्णुकांत, बलराम, बहुत बढ़िया गाइस। राजकुमार, मुकेश, वंदना, वरिष्ठ गुरुकुल, स्वागत है आप सभी का। रागिनी त्रिपाठी, नीरोम यादव, बहुत बढ़िया गाइस। अगर हम बात करते हैं, यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करते हैं, श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियम सुनकर बिल्कुल श्रवण कौशल को बिल्कुल करा जा सकता है। चर्चाओं में शामिल करोगे तो भी हो सकता है, कहानी, कविता, निबंध की बात करोगे तो भी होगा, एक दूसरे को सुनाकर बिल्कुल होगा, क्योंकि सुनाने की बात होती है तो श्रवण कौशल में जाएगा, बिल्कुल होगा। एक दूसरे से बोलकर की बात होगी तो ये नहीं, क्योंकि सबसे बेस्ट आंसर हमारा चाहिए। देखो हमारा ये हो सकता है, लेकिन हमारा जब ऐसा लगे कि हमें एक भी सही लग रहा है, दो भी सही लग रहे हैं, तो ये बताओ तीनों में से हमें सबसे बेस्ट आंसर क्या है? दोनों आंसर सही लग रहे हैं, तो मुझे ये 4 के साथ जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि हमें सबसे बेस्ट आंसर चुनना पड़ेगा कि कितने सकारात्मक आंसर हैं पेडागोजी में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य हैं। सभी बच्चों से निवेदन रहेगा कि 11 AM की क्लास में आना मत भूलें, 8 PM रात के आना मत भूलें,
नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन होने के बाद अनसब्सक्राइब करोगे चलेगा गाइस, ठीक है। एक ही मोटिव, सरकारी विद्यालय में सरकारी सीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य क्या है? अन्य विषयों के शिक्षण के माध्यम, बिल्कुल अन्य विषयों का जो शिक्षण का माध्यम है वो कैसा होना चाहिए एक शिक्षक का, बिल्कुल होगा। अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, कैसे उन चीजों को शिक्षक एक प्रस्तुतिकरण करता है आपके सामने, वो भी होगा। तो आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एवं सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा गाइस। यहां पर चीजें आपके लिए ही है। एक दृष्टिबाधित बच्चे से क्वेश्चन लेते हैं, एक दृष्टिबाधित बच्चे से क्वेश्चन लेते हैं गाइस। दृष्टिबाधित क्वेश्चन लेते हैं एक। यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है कोई भी, ठीक है। हाँ, दृष्टिबाधित बच्चों से यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। चलते हैं, देखते हैं क्या है। दृष्टिबाधित का मतलब होता है दृष्टि से हीन बच्चा, यानी उसको दिखाई नहीं देता है। ब्रेल लिपि का भी प्रयोग करते हैं, जिसका प्रतिपादन लुईस ब्रेल ने करा था। और हम चलते हैं ऑप्शंस पर, इसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। आपका समय समाप्त हुआ है अब गाइज। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिएगा, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाने के लिए, भाषा सिखाते समय उन्हें विभिन्न भाषी गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। क्या यह हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। देखो, ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि शामिल नहीं करोगे तो भैया बच्चों को भाषा नहीं सिखा पाओगे। उन्हें कक्षा में अलग बैठा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं सिखा पाओगे। कम पाठों वाली पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। कम और ज्यादा की बात नहीं हुई है। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चे यहाँ पर कुछ बच्चे सी मारेंगे, कुछ बच्चे डी मारेंगे। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का अगर प्रयोग आप कराओगे तो आप, सिंपल सी बात है कि उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी देसी भाषा में समझो कि सिंपल सी बात यह है कि दृष्टिबाधित बच्चों को हम कम पाठ, ज्यादा पाठ, अलग बैठाना और शामिल ना करना, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। सारे नेगेटिव पॉइंट हैं। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें